सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, और आज हम आप अपने घर पर सभी ठीक होंगे और आज हम संस्कृत वर्णमाला की शुरुआत करेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उसकी वर्णमाला को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा वर्णमाला के बारे में जानेंगे और ये सभी क्लासों के लिए शुरुआत होती है। जब भी हम स्कूल की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम वर्णमाला को ही पढ़ते हैं। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे कि संस्कृत की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं और उस वर्णमाला में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर पढ़े हैं किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले उसकी वर्णमाला को जानना और समझना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि वर्णमाला के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वर्णमाला वर्णों के समूह को कहा जाता है। जैसे फूलों के समूह को फूलमाला, ऐसे ही वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है ना, ये देखो, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है यहाँ पर। जो वर्ण है वो सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो जैसे यहाँ जो लाइन लिखी गई है, ये वाली जो लाइन लिखी गई है बहुत इम्पोर्टेंट। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जब भी मानव बोलता है या हम बोलते हैं तो हम सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। ठीक है, वर्णों से फिर हम शब्द बनाते हैं, शब्द से फिर हम वाक्य यानी सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से फिर हम पैराग्राफ, जिसको हम अनुच्छेद बोलते हैं, वो बनाते हैं। फिर उसके बाद किताबें लिखी जाती हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये बनने की इकाई है। जैसे एक एक फूल को जोड़ करके माला बनाई जाती है, तो जो फूल है वो सबसे छोटी इकाई है। वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्ण हैं और 46 हैं, कहीं कहीं आपको 48 भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो हम समझ लेंगे कि 46 और 48 में क्या थोड़ा सा फर्क है। जिन दो भागों में बांटा गया है, वैसे 3 भाग होते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम जब प्राइमरी लेवल पे पढ़ते हैं या 8वीं तक पढ़ते हैं तो वर्णमाला को 2 ही वर्णों में बांटा गया। जब हम आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर को हम संस्कृत में अच कह देते हैं और व्यंजन को हल कह देते हैं। ठीक है, तो उनके नाम अच और हल भी है, स्वर और व्यंजन भी है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये अभी हमने पढ़ा, वे वर्ण जिनके उच्चारण में यानी बोलने में किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है वो स्वर कहलाते हैं। ये हमने हिंदी में भी पढ़ते हैं और संस्कृत में भी सेम है। ये 13 होते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, तो 13 वर्ण होते हैं टोटल। इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 में। इसको हम 2 में भी पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं 2 में भी लिखा मिल जाता है, कहीं कहीं 3 में भी मिल जाता है। तो उससे ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, कि ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है। मेनली हम इसको 2 में ही करके देखते हैं, तीसरा कैसे बना वो भी हम देखेंगे। ठीक है, पहला है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, यानी जिन वर्णों में मात्रा नहीं होती है वो छोटे होते हैं। ठीक है, इन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, बोलने में भी उनको कम समय लगता है, इसीलिए इनको ह्रस्व कहते हैं। आजकल संस्कृत में लिरि का प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में देखा जाता है। नॉर्मली लिरि का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में हमें जानना भी जरूरी है। फिर है दीर्घ स्वर। ये बड़े होते हैं, ये 8 होते हैं। ठीक है, और आ ई उ री और ए आई ओ औ, जो नीचे ये वाले जो लिखे गए हैं, ये वाले और ये वाले एक ही हैं। ठीक है, इनको हम दीर्घ स्वर कह देते हैं।
और ये 8 होते हैं, 4 ऊपर लिखे गए हैं, 4 नीचे लिखे गए हैं, ठीक है। 5 ये होते हैं और 8 ये होते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर थोड़ा अलग से समझा गया है। संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है जो दो वर्णों के मेल से बनते हैं, ठीक है ना। तो वो हम आगे जब करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तब हमें आएंगे, ठीक है, तब हम उसको समझ लेंगे। इन वर्णों के निर्माण में दो असमान स्वरों का मेल होता है, यानी जब हम इन वर्णों को जब हम जानते हैं तो दो जो वर्ण है असमान, समान नहीं मिलेंगे, असमान। असमान का मतलब होता है ए मिलेगा तो आ बन जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ए और ई मिलेगा तो ए बनेगा, ठीक है। वो हम आगे जब हम स्वर पढ़ेंगे और स्वर को और थोड़ा सा खोल के पढ़ेंगे तो हमारे को क्लियर हो जाएगा। ए और ई जोड़ते हैं तो ए बन जाता है, ठीक है ना। ए और ए जोड़ते हैं तो आई बन जाता है, ए और ऊ जोड़ते हैं तो ओ बन जाता है, ए और ओ जोड़ते हैं तो औ बन जाता है। इस तरह से इनको संयुक्त वर्ण कहा गया है। उसके बाद व्यंजन, व्यंजन कुल 33 हैं, ठीक है। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत वाले आधे होते हैं। देखो, हलंत का मतलब होता है जैसे हमने लिखा कै, और इसके नीचे अगर हमने ये मात्रा देखो इनमें सभी में लगा रखी है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हलंत। हलंत का मतलब होता है आधा, यानी वो वर्ण कैसा है, आधा है, और आधे वर्ण को ही व्यंजन कहा जाता है। तो ये स्वरों के सहयोग से बोले जाते हैं। स्वरों के सहयोग से के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है, ठीक है ना। यानी इनका उच्चारण, जैसे मान लीजिए हमें बोलना है कै, तो कै में ए, अब बोलना है की, तो कै में क्या मिला हुआ है, ई, तो इनको स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है, ठीक है। और प्रत्येक व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है। कै को ई मिला तो की बन गया, कै को यदि ऊ स्वर मिलता तो क्या बन जाता, कू, ए मिलता तो के, ठीक है। इस प्रकार से जिस व्यंजन को जैसा स्वर मिलेगा वो उसी का रूप धारण कर लेता है, इसीलिए इनको आधे कहा गया है। उस व्यंजन का उसी रूप में उच्चारण होता है, ठीक है। व्यंजनों के 3 प्रकार है। पहला जो प्रकार है वो है स्पर्श व्यंजन, जो 25 होते हैं, जिनको हम वर्गीय व्यंजन भी कह देते हैं, ठीक है ना। ये 25 होते हैं। कै वर्ग, जिसमें 5-5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ, ऐसे च वर्ग, ट वर्ग, और आगे यदि हम चलते हैं, ठीक है ना, इसको हम आगे अगर थोड़ा सा देखें तो ये देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो ये आगे और भी लिख है, थोड़ा सा मैं सेटिंग कर देता हूँ। ये देखो तय वर्ग, ये तय वर्ग आ जाएगा, और ये पहला तय वर्ग, और फिर पै वर्ग, इस प्रकार से ये है, ठीक है। तो ये 25 हो गए, 5 वर्ग हैं, 5 × 5 25, यानी पंचविंशति वर्ण होते हैं स्पर्श। कैसे मैतक कुल 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ और मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करना पड़ता है, ठीक है ना। जब इनको बोलते हैं तो हम जीभ से, ओष्ठ से, तालु से, मूर्धा से, ठीक है ना, जब हम उच्चारण पढ़ेंगे, वर्णों उच्चारण पढ़ेंगे, तब उसमें हम जानेंगे, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन का ही दूसरा जो, इस पहला स्पर्श था, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये रे ल वह, ये रे ल वह। अंत का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण करते समय जो व्यंजन मुंह के भीतर की ओर रहें उन्हें अंतस्थ कहा जाता है, यानी जिनको बोलते समय हमारी श्वास अंदर की ओर जाती है, तो इसलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। जैसे बोल के देखे, ये र ल व, यानी हमारी सांस वहीं रुकी रहती है या अंदर की ओर जाती है। ऐसे ही यदि हम उसम व्यंजन को देखें, उसम व्यंजन
उष्म माने क्या होता है, गर्मी, है ना। तो जिन वर्णों को बोलते समय हमारी सांस बाहर निकलती है, जैसे से, श, से और है, ठीक है। तो इनको जब हम बोलते हैं इन वर्णों को, तो हमारी सांस बाहर की ओर निकलती है, इसलिए इनको उष्म व्यंजन कहा गया है। उष्म व्यंजन का अर्थ होता है गर्म। उनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, अतः इनका नाम उष्म व्यंजन है, ठीक है। और अयोगवहा ये तीसरा प्रकार है, जिसको हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। अनुस्वार और विसर्ग ये दो होते हैं, इनको थोड़ा सा हम समझेंगे। अनुस्वार और विसर्ग ये जो है, अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगती है जिसको हम, और विसर्ग जो आगे ऐसे दो बिंदी लगती हैं, और अब जो सॉरी विसर्ग की दो बिंदी लगती है और अनुस्वार के ऊपर एक बिंदी लगती है, ठीक है ना। इसको हम और थोड़ा सा अलग से समझेंगे, ठीक है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, अतः ये वर्णमाला में नहीं है। ये चिन्ह न स्वर है न व्यंजन है, फिर भी लेखन में काम आते हैं। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। विसर्ग और अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत में बहुत ज़्यादा होता है। कुछ संयुक्त व्यंजन हैं, ठीक है। जैसे ये हैं क्षय, त्रय, ग, प्रय, ठीक है। क्षय, ग, प्रय और त्रय, ये वर्ण इनसे मिलके बनते हैं। इनको जानना बहुत ज़रूरी है, और ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछते भी हैं, कई जगह पूछ लेते हैं इनको। जैसे कै जमा श जमा ए, तो क्या बन गया, क्षय, ये वाला। फिर जय कैसे बना, जय जमा ये जमा ए, तो जय बना। पै जमा र ए पै प्रय बनता है। तय जमा र जमा ए त्रय बनता है। इस तरह से इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं इनको, ठीक है। ऐसे ही इधर भी देखो, ये भी संयुक्त व्यंजन के रूप में समझाया गया है। तो इनको थोड़ा सा पढ़ के देखें। जैसे नीचे वाला देखें, द, ध, ए, तो ध यानी जैसे बुद्धि शब्द है, ऐसे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त वर्ण कह देते हैं इनको, संयुक्त वर्ण होते हैं ये। इनको जब हम वर्ण व्यंजन करेंगे तब हम समझेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको आराम से पढ़िए और एक संस्कृत की कॉपी बना लीजिए, उसमें आप इनको लिखिए इसी प्रकार से साफ साफ अक्षरों में, और यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है ना। ये पहला लेसन यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे, जो हमने पहले पाठ में भी हमारे संस्कृत के कुछ पहले भी वीडियो बनाए थे, उसमें भी किया था, ठीक है। अगले वीडियो में इनको हम और ध्यान से समझेंगे। चलो, नमस्कार बच्चों, इसको आराम से संस्कृत की कॉपी में करना है।